बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह कमर और आज हम बात करेंगे लर्निंग एंड रिटेंशन का। जो हमारा लेक्चर था लास्ट, उसके पार्ट 2 की बात करेंगे। जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारे पास लर्निंग होती क्या है। तो हमने ये देखा था सिंपली जो जो कंक्लूजन था लास्ट लेक्चर का कि किसी चीज़ का जान लेना, किसी चीज़ को याद कर लेना या किसी शय का आपके इल्म में आ जाना ही लर्निंग नहीं होता, बल्कि जब आपके बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आती है या मॉडिफाई होता है आपका बिहेवियर, तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ डेफिनेशंस भी देखी। मुख्तलिफ जो साइकोलॉजी के उस्ताद हैं या साइकोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्हें डिफरेंट वे के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किया। किसी ने कहा कि ये एक्सपीरियंस से डेवलपमेंट होती है जो आपके बिहेवियर की। किसी ने कहा नीड ऑफ लाइफ के तहत जो आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चेंजेस आ रही होती हैं। किसी ने कहा आपके फ़िज़िकल और मेंटल एक्टिविटी का जो है वो बढ़ जाना, ये हमारे पास जो है ना वो लर्निंग कहलाती। 4 फैक्टर हमने पढ़े थे कि लर्निंग होती है तजस्सुस की वजह से, मोटिवेशन की वजह से, हौसला अफ़ज़ाई की वजह से और किसी चीज़ के साथ आपकी एसोसिएशन हो अगर हो जाए तो उसकी वजह से। जो चेंजिंग्स आती हैं लर्निंग होने के बाद, वो फ़िज़िकल चेंजिंग्स होती हैं। आपके बॉडी में या फ़िज़िकल चेंजेस आप अटेन करते हैं, न्यूरल चेंजेस होती हैं। आपका जो किसी चीज़ों को मुश्किल या आसान समझना, उसमें चेंज आती है। आपके मेंटल प्रोसेस जो हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी बेहतर होते हैं पहले की निस्बत। यहाँ पर हमने एंड किया था अपने लास्ट लेक्चर का, जब हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है ये हमारे पास क्या है। 4 बेसिक तरीके हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग के, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। किसी भी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, लर्निंग क्या है, मेथड ऑफ लर्निंग क्या हो सकती है। बहरहाल 4 तरीकों से इंसान सीखता है और उनमें से सबसे पहला तरीका जो है वो हमारे पास ट्रायल एंड एरर का तरीका है। बहुत ही कॉमन तरीका है, कोई नई चीज़ नहीं है। होता क्या है कि हम किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं और ये हर उम्र में लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे इतने अच्छे होते हैं कि वो ट्रायल एंड एरर से ज़्यादा सीखते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इतने बोल्ड नहीं होते, उन्होंने अगर कोई काम नहीं किया होता तो वो उसको करते भी नहीं हैं जब तक वो उसको सीख ना लें। लेकिन ट्रायल एंड एरर से मुराद ये है कि आप किसी भी काम को, किसी भी स्किल को सीखने की कोशिश करें, अगर वो गलत हो जाती है, उसमें कोई एरर आ जाती है, तो आप उससे कम से कम ये सीखें कि ये करने से ये ठीक नहीं होगा। यानी आप इस मेथड के अंदर जो सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ हैं, उसको लर्न करते चले जाते हैं और जो एक्टिविटीज़ सक्सेसफुल नहीं होती और लेफ्ट कर देते हैं अनसक्सेसफुल एक्टिविटीज़ को। ये यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो गलत लिखा गया। हम क्या करते हैं कि इस मेथड के अंदर जो सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, उनको हम रखते जाते हैं और जो हमारी अनसक्सेसफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम छोड़ते चले जाते हैं। आपके पास मैं एग्ज़ाम्पल देता तो मैथ का एक क्वेश्चन है। आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। अब ये किस मेथड से होगा ये आपको नहीं पता। आपने पहला मेथड लगाया, अनसक्सेसफुल रहे, आपने उसे छोड़ दिया। फिर आपने दूसरा मेथड लगाया, उसमें आप सक्सेसफुल हो गए, तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ से अब आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने ये सीखा कि ये क्वेश्चन मेथड नंबर 1 से कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर जो है, इसके लिए आपके पास कोई बुनियादी इंटेलिजेंस जो है वो होनी चाहिए। यानी लोअर ऑर्डर एनिमल्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोअर ऑर्डर एनिमल्स से मुराद क्या है कि जो बिल्कुल इंसान को भी साइकोलॉजी वाले जो हैं वो एनिमल ही तस्वर करते हैं, लेकिन इसे हाई ऑर्डर एनिमल वो कहते हैं कि इसकी जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो दूसरे लोअर एनिमल से ज़रा बेहतर होता है। जिस तरह जानवरों में भी नहीं हम देखते कि कुछ जानवर बड़े ही सियाने होते हैं, वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। जैसे तोता है, तोता लोअर एनिमल्स में नहीं आता, वो हायर में भी नहीं आता, लेकिन वो मिडल में है। यानी लोअर एनिमल्स की बुनियाद पे वो की निस्बत वो बेहतर है। वो इंसानों को देखते हुए बोलना सीख जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि कोई शेर अगर आप हमारे साथ रहेगा और वो बोलना सीख जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ बेसिकली मेथड यूज्ड बाय द एनिमल्स, बट ह्यूमन बीइंग स्पेशली चिल्ड्रन यूज़ दिस मेथड कि ट्रायल एंड एरर के ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। आप किसी बच्चे को कोई खिलौना दे दें और उससे कहें
कि इसको तोड़ दो या इसको खोल दो, तो अब आपने तो नहीं उसे सिखाया, वो क्या करेगा, वो मुख्तलिफ तरीके उसके ऊपर ट्राई करता चला जाएगा और साथ में वो अपने दिमाग में देखता जाएगा, इस तरीके से नहीं हुआ, उसे डिस्कार्ड कर देगा, जिससे कि थोड़ी सी उसे सक्सेस मिलेगी, उसे वो अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है जी। मसलन वो मोबाइल को चलाना किस तरह से सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड के ज़रिए ही आज का बच्चा जो है वो मोबाइल को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चलाना सीख जाता है। उसके हाथ में मोबाइल है, वो जनाब इधर को टच कर रहा है, फेसबुक नहीं चली, वो दूसरी तरफ को टच कर लेगा, इधर को टच किया, यूट्यूब नहीं चली, लेकिन एक वक्त आएगा कि उसे पता चल जाएगा कि इन आइकॉन्स में से ये जो आइकॉन है ये वाक़तन ही यूट्यूब का आइकॉन है, या मेरे इस जेस्चर से जो है वो मेरे जो मतलूबा हदफ है उसको मैं अचीव कर लेता हूँ। तो बच्चों के अंदर भी ये होता है और हम कभी-कभी इसे नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ट्राई कर रहे होते हैं। जब आप किसी मुश्किल में हैं और आपको नहीं पता कि ये काम कैसे करना है और आपके पास कोई और ऑप्शन भी ना हो, तो देन आप हिट एंड ट्राई इस तरह का मीनिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो देन हम ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी हम ये कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ इसके नाम का नहीं पता। आज आप देख लें कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रीवियसली कितनी दफ़ा आपने किसी सिचुएशन में ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ किया लर्न करने के लिए। दूसरा जो आम तरीका है जी, दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल और कॉग्निटिव लर्निंग है जी। ठीक है। मसलन बहुत ही आम एक तजर्बा है जी इसके अंदर, टू कैट्स वाला। इसमें जो मैंने लफ्ज़ लिखा है ना जी, टू कैट्स, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है। आप अगर आपके पास जो बुक होगी उस बुक में भी अगर आप पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे जो जो भी बुक होगी डेफ़िनेटली उसके अंदर ये शायद एग्ज़ाम्पल लिखी हुई कि ना एक साइकियाट्रिस्ट था, उसने जो है ना वो एक ज़िगज़ैग बना के ना उसके अंदर एक बिल्ली को छोड़ दिया और दूसरी बिल्ली को सामने बिठा दिया उसके पिंजरे में बंद करके। अब उसने ना उस वो जो भूल-भुलैया बनाया हुआ था ना, उसमें से उस बिल्ली ने जो ना था वो निकलना था। दूसरी बिल्ली उस बिल्ली को देख रही थी। अब जो पहली बिल्ली थी ना, वो काफ़ी तगो-दौ के बाद जो है वो उसमें से निकल गई। लेकिन जब दूसरी बिल्ली को उसके उसी भूल-भुलैयों में छोड़ा गया, तो उसने पहली बिल्ली को देखते हुए ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? और उसके जो मतलब मॉडल जो थे वो एप्रिशिएटेड मॉडल्स थे, जो उसकी जहाँ से उसे कामयाबी मिली थी उनको अपने ज़हन में बिठाया और वहाँ से उसने जो है वो जल्दी उसमें से वो निकल गई। ठीक है? तो ऐसी लर्निंग जो हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करके करते हैं, इसे हम ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग कहते हैं या कॉग्निटिव लर्निंग हम कहते हैं। ठीक है जी? इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, दूसरों को आपने वॉच करना होता है। ठीक है जी? और इनडायरेक्ट लर्निंग है, ये डायरेक्ट तो आप कर नहीं रहे, आप खुद तो इन्वॉल्व है नहीं उस लर्निंग में, आप तो देख रहे हैं बस। ठीक है ना? आप देख रहे हैं कि ये बंदा कैसे खेल रहा है, आप देख रहे हैं कि ये बंदा इस काम को कैसे कर रहा है। बहुत कॉमन है, जब आप कोई भी स्किल सीखने की कोशिश करते हैं तो आपका कोच पहले आपको करके दिखाता है। तो जब आप वो करते हुए को देख रहे हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। आप मैथ कैसे सीखते हैं, पहले आपका टीचर आपके सामने करके दिखाता है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो ये कॉमन लर्निंग मेथड है, ये कॉग्निटिव लर्निंग मेथड है। इसमें आप अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, आप अपनी कॉग्निटिव पावर्स को यूज़ करते हैं, सोचने की पावर को यूज़ करते हैं। ठीक है? इसे हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ देखकर भी कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। अकरेंस ऑफ, चूँकि जिस तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस के बगैर नहीं सीखी जा सकती। मसलन अगर आप कहें कि जी मैं देख-देख के साइकिल चलाना सीख जाऊँगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप समझें कि मैं देख-देख के तैरना सीख जाऊँगा, कि लोग कैसे तैरते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो कुछ लर्निंग ऐसी होती है जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशनल एंड कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर हम इनडायरेक्ट लर्निंग करते हैं और इसमें होता क्या है, इसे मॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है ना? मॉडलिंग, मॉडल्स इसमें वो लोग होते हैं जो ऑब्जर्वर होते हैं। मॉडलिंग जो मॉडल आर मॉडल्स है ये लफ्ज़, ठीक है? मॉडल्स प्रूव सर्विंग एज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वर। इफ बिहेवियर मॉडल इज एप्रिशिएटेड देन ऑब्जर्वर में इमिटेट एंड कॉपी द बिहेवियर। ठीक है ना जी? आपको पता चल रहा है जी ये कि जो है वो फलां काम करने से आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो अपने टीचर के सामने जो है ना वो कोई लेसन सुना रहा है, तो आप देख रहे हैं जी कि वो लेसन जो है जो वो सुना रहा है, जो वो लेसन सुना रहा है, तो आपके टीचर्स के जो रिएक्शंस हैं उनसे आप जो है ना वो लर्न कर रहे हैं कि कहीं ये सही बता रहा है या नहीं सही बता रहा है। कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है इसे भी हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही कहते हैं। इट इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेस, इसके अंदर चीज़ों को पहचानना, इसीलिए तो हम इसे कॉग्निटिव कहते हैं। ठीक है जी? अपनी मेमोरी में उन चीज़ों को महफूज करना भी आ जाता है। तो चूँकि कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है उसमें
चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना, मेमोराइज़ करना और फिर इम्पोर्टेंट को उसमें से सिलेक्ट करना, यानी जहाँ पर आप इस तरह का काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर कॉग्निटिव अप्रोच। जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए पहचान लेते हैं, उसके बाद उनको आप मेमोराइज़ भी कर लेते हैं और उसके बाद उनमें से सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट को आप चूज़ करते हैं, दैट इज़ योर कॉग्निटिव प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी से इट दैट दिस इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हो सकता है कि जो बुक हो आपके पास उसके अंदर कॉग्निटिव और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की मज़ीद कुछ डिटेल हो या कुछ टाइप्स आपके सामने हो, आपने उनको भी जो है ना वो पढ़ना है और उनको याद करना है, क्योंकि कभी-कभी पेपर में एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का सवाल सेपरेट भी आ जाता है, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशनल एंड कॉग्निटिव लर्निंग, तो उसके अंदर फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास जो लर्निंग है, याद करें शुरू में जब हमने वुडवर्थ की डेफिनेशन को पढ़ा था, एक साइकियाट्रिस्ट वो भी था जो कहता था कि ये इनेट लर्निंग होती है। जो लर्निंग है ना ये इंसान के अंदर इनेट बिहेवियर होता है ये। याद करो उसने डक के मिसाल दी थी कि जैसे ही वो एग शेल से बाहर आता है तो वो तैरना शुरू कर देता है। ह्यूमन बेबी की मिसाल दी थी कि जैसे ही वो पैदा होता है तो वो दूध पीना शुरू कर देता है। उसे कौन सिखाता है? ये इनेट बिहेवियर है। तो कोहलर जो है ये एक बहुत बड़ा जो है फेमस था इस नज़रिए वाला। कोहलर जो था ये एक ऐसा साइकियाट्रिस्ट था, ये एक ऐसा साइकोलॉजी का रिसर्चर था जो इस बात पे बड़ा ज़िद था और वो इस बात से कन्विंस था। बेसिकली याद रखिएगा, जो सोशल साइंसेज़ होती हैं इसमें लोग मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग कर रहे होते हैं। कुछ लोग फलाँ स्कूल ऑफ थॉट से होते हैं, कुछ फलाँ से होते हैं। तो कोहलर जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग करता था, वो था कि लर्निंग बाय इनसाइट, कि इंसान जो है वो अपने इनसाइट और अपनी इनेट कैपेसिटी की बुनियाद के ऊपर ही सीखता है। और उसने मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे भी किए। उसने मंकीज़ के ऊपर एक तजर्बा किया और साबित किया कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, ये अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए और जो सिचुएशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यानी सिचुएशन की बुनियाद के ऊपर और अपनी ज़हानत की बुनियाद के ऊपर वो उसे यूज़ करते हैं। उसने जो तजर्बा किया वो मैंने यहाँ पे आपको जो है ना वो रेड करके दिखाया हुआ है, उसको आप देखिएगा, ये बुक्स में भी ज़रूर मेंशन होगा। इसने क्या किया, इसने जनाब बंदरों को एक कमरे में भेज दिया और उस कमरे के अंदर जो केले थे ना उनको लटका दिया छत के साथ और साथ में एक बॉक्स रख दिया कमरे के कोने के अंदर, ठीक है? अब बंदरों को जब उन्होंने कमरे के अंदर कॉलर ने छोड़ा तो उसने देखा कि बंदर जो हैं वो ज़ाहिर है बनानाज़ उनकी फ़ेवरेट खुराक होती है, तो वो उसके लिए अब उसको लपक रहे हैं, लेकिन वो उनका हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं कि बंदर उस बॉक्स को देखते हैं, अब ये इंटेलिजेंस है उनकी, ठीक है? उस बॉक्स को देखते हैं, उसे ड्रैग करते हैं और उसे जनाब बनानाज़ के नीचे रख के, उस पे चढ़ के तो बनानाज़ को तोड़ लेते हैं। यहाँ से इसने ये बात साबित की थी। कोहलर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहा मंकीज़ के ऊपर और भी बहुत सारे इसने एक्सपेरिमेंट किए। तो इसने यहाँ पर ये प्रूव किया कि ऑब्ज़र्वेशन हो या एक्सपेरिमेंट हो, ह्यूमन लर्निंग इज़ मोर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, कि इंसान की जो लर्निंग है यानी ट्रायल एंड एरर से भी वो यकीनन सीखता है, ऑब्ज़र्वेशन से यकीनन वो सीखता है, एक्सपेरिमेंट से भी यकीनन वो सीखता है, लेकिन वो कहता है कि इन सारी चीज़ों में इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है। क्योंकि बंदर जो है ये हायर ऑर्डर एनिमल है, क्योंकि इसकी आप देखें अगर इसका लाइफ़स्टाइल और इसकी हिरकत तो इंसानों के बहुत करीब होती हैं, ठीक है? इसीलिए इसे हायर ऑर्डर कहते हैं। इसमें जो इंटेलिजेंस है वो एक भैंस की निस्बत या एक शेर की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड हाई ऑर्डर जो है ना इसमें आ जाता है। तो क्या कह रहा है कोहलर का ये मानना था कि जो इंटेलिजेंस है, इसकी बुनियाद के ऊपर जो लर्निंग है ना ये ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है और इंसान की लर्निंग का ज़्यादा ताल्लुक इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करके, एक्सपेरिमेंट करके या ट्रायल एंड एरर के ज़रिए जो है, वो नहीं सीख सकता। बिल्कुल सही है, अगर एक स्लो लर्नर है, लेट्स सपोज़ कि एक आदमी है, उसके अंदर ज़हानत नहीं है या वो इतना ज़हीन नहीं है या एक बच्चा है, वो इतना ज़हीन नहीं है, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व 3 लोग हैं, वो एक ही सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि उन तीनों में से एक को ज़्यादा समझ आएगी, हो सकता है एक को बिल्कुल समझ ना आए और एक को थोड़ी बहुत समझ आए। ऐसा होता है या नहीं होता? तो ये क्या है? ये वो जो इंटेलिजेंस डिफरेंसेस होते हैं, समझ आ रही है ना? हर बंदे का इंटेलिजेंस लेवल सेम तो नहीं होता, तो वो जो डिफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस होती है उनके दरमियान, उसी की बुनियाद, हालाँकि सारे ऑब्ज़र्वेशन में से गुज़रे हुए हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स में से गुज़रे हैं, सारे ट्रायल एंड एरर के ऊपर काम कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी उनकी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर जो है दे आर लर्निंग एट डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट पेस एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ लर्निंग जो है वो हासिल कर रहे हैं। ठीक है जी। लास्ट जो हमारे पास मेथड है लर्निंग बाय कंडीशन, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। ये मतलब अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसके मज़ीद आगे 3 से 4 तरीके जो हैं वो मेंशन होंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लासिकल लर्निंग भी होती है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग जो है ये भी होती है, कंडीशनिंग होती है, और उसके बाद लास्ट जो है वो इसके अंदर ऑपरेंट लर्निंग होती है। यानी कि 3 तो इसकी जेन्युइन इकसाम है कंडीशनल लर्निंग की। और अगर आपके पास जो भी बुक है, जो भी लिटरेचर है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो आपने इनकी तफसील भी याद करनी है। और ये क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग बाय कंडीशनिंग या कंडीशनल लर्निंग के नाम से भी पेपर में आ सकता है। लर्निंग बाय कंडीशन का असल मतलब क्या है? इसका मतलब यह है लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी कुछ चीज़ें हमें सिचुएशन के एतबार से हम लर्न करते हैं। ठीक है? कुछ चीज़ें हम जो जो रिलेशनशिप होता है टू स्टिमुलाई दो इवेंट्स के दरमियान, उनके हिसाब से जो है वो हम लर्न करते हैं। मसलन गम की सूरत में, यानी कोई बंदा कहते हैं कि जी गम में किस तरह से रिएक्ट करना है, अगर कोई बंदा इस सिचुएशन से या इस कंडीशन से नहीं गुजरा तो वो कैसे लर्न करेगा। ठीक है? तो इसी तरह जो इवेंट्स होते हैं, जो हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं, जो डिफरेंट किस्म के मुहर्रिक होते हैं, उनमें से उनका जो आपस में ताल्लुक होता है, जो एसोसिएशन होती है, उससे आप जो है वो लर्न करते हैं। ठीक है ना? यानी इसकी मिसाल आप एजुकेशन में ले लें, यानी फिज़िक्स लर्न करने के लिए मैथ का अच्छा होना ज़रूरी है बच्चे का। अगर बच्चे की मैथ अच्छी है तो तभी वो फिज़िक्स को अच्छे तरीके से लर्न करेगा, क्योंकि फिज़िक्स में और मैथ में सिमिलैरिटी है, दोनों के अंदर लॉ ऑफ एसोसिएशन मौजूद है। ठीक है? इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बात कर सकते हैं आप, कि अगर आप चाहते हैं कि जी आपकी बायोलॉजी अच्छी हो तो उसके लिए मैथ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए लॉ ऑफ एसोसिएशन, आप डिग्री कर रहे हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप इसके साथ मैथ को भी पढ़ रहे हैं। बायो तो नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है? लेकिन अगर आप बीएस साइकोलॉजी करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ें, बायोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ें, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ सकती हैं, चूँकि इनके दरमियान एसोसिएशन मौजूद होती है। मसलन वो कहता है जी कि फॉर एग्जांपल थंडर इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर लाइटनिंग, अगर बिजली चमक रही है तो हम ये बात समझ सकते हैं जी कि लाइटनिंग के बाद जो है वो बारिश होगी, या तूफान आ सकता है, या आंधी आ सकती है। दिस मेथड इज़ वेरी बेसिक स्किल एंड एजुकेशन, जो आम है, जिसमें हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके समझाते हैं। जिस तरह मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो मैं उसके साथ रिलेट करता हूँ किसी एग्जाम्पल को। तो अब ये जो एग्जाम्पल का देना है, ये क्या है? ये लॉ ऑफ एसोसिएशन। थी 3 टाइप की लर्निंग होती है। इसमें क्लासिकल लर्निंग होती है जिसके अंदर आप नेचुरल वे के अंदर सीखते हैं। ऐसी कंडीशनल लर्निंग जो नेचुरली आप सीखते हैं। जैसे-जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जो कुछ आपके इर्द-गिर्द हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है, और ये नेचर है, नेचर से जो चीज़ आप सीख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल लर्निंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो होती है ये लेबोरेटरीज में होती है, एक्सपेरिमेंट्स के साथ होती है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होती है। जैसे फिजिक्स की लैब में जाके इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए किसी एक्सपेरिमेंट को करना और सीखना, ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहलाएगी। ठीक है? लेकिन नेचुरल लाइफ के अंदर आप वज़न उठा लें और उसके बाद चलें, तो या उसके बाद आप सीढ़ियों पे चढ़ें, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि वज़न जब इंसान के ऊपर होता है तो उस वक़्त ऊपर चढ़ना जो है वो मुश्किल है। ये नेचुरल वे में आपको पता चला। लेकिन लेबॉरेटरी के अंदर आप जो है वो फ़िज़िक्स के लॉज़ की मदद से, जो वेक्टर्स के लॉज़ हैं या जो भी ऐसे लॉज़ हैं, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। ऑपरेट लर्निंग जो है ये उस वक़्त अक्कर होती है जब पॉज़िटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लर्निंग आते हैं। तो ये बेसिकली 3 मुख्तलिफ़ इक़साम हैं कंडीशनिंग बाय लर्निंग की। तो ये ओवरऑल हमारे पास था कि एक इंसान जो है वो किस तरह से सीखता है। 4 मुख्तलिफ़ तरीके हैं लर्निंग के, वो आज हमने देखे। और अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ लर्निंग की, ये पहले भी हमने 3-4 पढ़े थे, लेकिन ये आम फैक्टर हैं जी। बंदा एडजस्टमेंट के ज़रिए सीखता है, मोटिवेशन के ज़रिए सीखता है, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, नेचर ऑफ स्टिमुलाई पे भी बेस करता है। ये सादा बातें। आप किसी काम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि आप किसी भी
सिचुएशन में डाल दें, आप एक सवाल दे दें बच्चे को और उसके अंदर छुपा हुआ हो कुछ ना कुछ लर्निंग, कि वो उसको सॉल्व करेगा तो वो सीख जाएगा कि ये काम कैसे किया जाता है। जब तक किसी की इंटरेस्ट और एटीट्यूड नहीं होगा तो उसकी लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, नेचर ऑफ स्टिमुलाई, जो चीज़ आपको सिखा रही है वो कितनी असर है, पुरअसर है, कितनी मुहर्रक है जिससे आपने सीखना है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। हौसला अफजाई, री इन्फोर्समेंट है, रिसाइटेशन। अब जैसे कुरान पाक है, कुरान पाक का याद करना क्या है, उसमें रिसाइटेशन का कितना अहम रोल है। आप उसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, तभी जाके वो आपको याद होता है। स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड लर्निंग भी मैटर करती है। स्पेस लर्निंग होती है जहाँ पर जिसके अंदर जो है ना वो टाइम इंटरवल्स दिए जाते हैं। ठीक है, आपको मतलब एक सबक याद कराना है तो आपको कहा जी 10 मिनट में आप इतना हिस्सा याद कर लें, ठीक है जी, फिर ब्रेक ले लें, फिर आप इतना हिस्सा याद कर लें। इस तरह की जो लर्निंग है ये स्पेस्ड लर्निंग होती है। और अनस्पेस्ड लर्निंग के अंदर रट्टा नहीं होता, मेमोराइजेशन नहीं होती, आपको जो है वो अनस्पेस, जैसे ना कोई बाउंड्री नहीं है। स्पेस से मुराद ये है कि आपको एक बाउंड कर दिया गया, अनस्पेस से मुराद कि आप बाउंड नहीं है, आपको जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है किसी एक्टिविटी के अंदर और उसमें कोई टारगेट्स नहीं होते उसमें, उस इस तरह जो है ना वो आप लर्न करते हैं। एसोसिएशन और रिदम के साथ देखें जी, गाना आपको जल्दी याद हो जाता है, सबक आपको याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर वन तो उसमें रिदम होता है, उसमें तरन्नुम होती है। अच्छा, समझ आ रही है ना? ये जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वक्त पता चला कि यार गाना बड़ी जल्दी याद हो जाता है, सबक क्यों नहीं याद होता? सबक में तो तरन्नुम नहीं होती। आप देखें ना, सबक तो पता नहीं किस तरह के जुमले होते हैं, लेकिन जो गज़ल होती है, जो अशार होते हैं, ये बंदे को ज़ुबानी याद होते हैं, सबक नहीं बंदे को ज़ुबानी याद होता। तो ये भी एक टेक्नीक है। जिस चीज़ में रिदम होगा वो आसानी से आप लर्न करेंगे, जिस चीज़ में एसोसिएशंस होंगी उसको आप जो है वो आसानी से याद कर सकेंगे। और जो चीज़ मीनिंगफुल मटेरियल रखती है, जैसे अहादीस इंसान के लिए बड़ी मीनिंगफुल होती हैं, जो चीज़ भी किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए मीनिंगफुल होती है उसको लर्न करना उसके लिए जो है वो आसान हो जाता है। तो ये डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं, इनके बारे में आप, मेरा नहीं ख्याल कि अब आप इतनी डिस्कशन के बाद दो दो चार चार लाइनें इनके बारे में नहीं लिख सकते। वैसे भी आपके पास जो भी मैंने पहले भी बताया, जो बुक है, जो लिटरेचर है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर इतने भी लिखे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लिखे हुए हो सकते हैं, इससे कम भी लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन तमाम की एक एक दो टू टू लाइनर, वन लाइनर, टू लाइनर एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा पहला जिसके अंदर हमने देखा कि लर्निंग जो है वो किस तरह से आप जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। अब बात आ गई कि लर्निंग को हमने मैयर कैसे करना है। ठीक है जी, लर्निंग को मैयर करने के तरीके हमारे पास क्या हैं। एक स्टूडेंट है, उसकी लर्निंग कितनी हुई है, इसको हम दो तरीकों से मैयर करते हैं। एक समेटिव मेजरमेंट होती है और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव में क्या फ़र्क है जी? ठीक है, पहले तो हम फॉर्मेटिव की बात कर लेते हैं, समेटिव की बाद में करेंगे। फॉर्मेटिव लर्निंग जो होती है ये हम इनपुट लेते हैं और उसके बाद फीडबैक लेते हैं और उससे रेलेवेंट जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। यानी कि एक सेमेस्टर सिस्टम की मिसाल ले लें। एक सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो टीचर आपके रूटीन में टेस्ट लेता है, क्विज़ेज़ लेता है, असाइनमेंट लेता है, जो विद इन होते हैं और जिसका मकसद आपको पास फेल करना नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपसे इनपुट और फीडबैक लेके आपकी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाना है। ऐसी जो असेसमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट कैन बी प्रोवाइडेड फेस टू फेस, ऑफिस आवर्स में दी जा सकती है, रिटन कमेंट्स की सूरत में दी सकती है, असाइनमेंट्स की सूरत में हो सकती है, रूब्रिक्स ये ख़ास किस्म की टेक्निक होती है और थ्रू ईमेल्स भी हो सकती है। ठीक है ना जी? आपको एक टीचर ने ग्रामर सिखाई, ग्रामर रूल्स इंग्लिश के सिखाए, उसके बाद उसने क्लास में कह दिया ऐसे करो, ये 10 फ़िक्रे बना के दिखाओ। अब मकसद ये नहीं है कि आपको पास या फेल करना है। जब आप वो 10 सेंटेंस बनाकर लाओगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कितने लेवल की समझ आई है इनको और वो इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकता है। ऐसा कोई भी जो टेस्ट होगा जिसका बुनियादी मकसद परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा और वो विद इन सेमेस्टर, विद इन एकेडमिक ईयर लिया जाता है। ये भी बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना? ये नहीं है कि वो साल के आखिर पे ऐसा इम्तहान, ऐसा टेस्ट, ऐसा क्विज़,
ऐसी असाइनमेंट जो है ये फॉर्मेटिव वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ लर्निंग कहलाता है। जो समेटिव है जैसे कि मजमूई के मीनिंग में आता है, सम से निकला हुआ है, इसका मतलब क्या, टेस्ट, क्विज़ेज़ या अदर ग्रेडेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका मतलब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना नहीं बल्कि मेजर करना है। ठीक है, दे आर कमुलेटिव यानी मजमूई तौर पे होते हैं, ऑफन रेलेवेंट विद द स्टूडेंट्स हैव लर्नड एट द एंड ऑफ द यूनिट और एंड ऑफ अ कोर्स। एक कोर्स आपने किया, उस कोर्स के विद इन अ कोर्स समेटिव असेसमेंट इंक्लूड्स द सिस्टम कैलकुलेटिंग एंड स्टूडेंट ग्रेड। ये विद इन द कोर्स भी हो सकते हैं, यानी मिड टर्म जो है आपका ये समेटिव असेसमेंट है। ठीक है, इससे आप ड्यूरिंग द मिड आप उसको मेजर करते हैं, लेकिन जो फाइनल टर्म होता है ये आपके पास फिर आप उसको ग्रेड करते हैं। तो ऐसी तमाम टेस्टिंग, ऐसे तमाम क्विज़ेज़, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिससे आप किसी भी लर्नर के की परफॉर्मेंस को मेजर और ग्रेड करते हैं, समझ आ रही है, ये कहलाएगी आपके पास समेटिव असेसमेंट। और जो आप कर रहे हैं ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड या लर्निंग प्रोसेस, आप छोटे छोटे टेस्ट ले रहे हैं प्रैक्टिसेस के ज़रिए ऑब्जर्व करके, वो टीचर की अपनी काबिलियत है किस तरह से वो ले रहा है, ताकि देखा जा सके कि स्टूडेंट का फीडबैक क्या है, लर्नर का फीडबैक क्या है, और उसकी परफॉर्मेंस का लेवल कितना है, और हम किस तरह से मज़ीद उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इस तरह की जो मेजरमेंट होती है ये हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। ये भी अलहदा से क्वेश्चन आ सकता है जी कि हमारे पास लर्निंग क्या होती है और उसको मेजर करने के हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा लर्निंग से रेलेवेंट जो पोर्शन था इस स्टडी का वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। लर्निंग क्या है, लर्निंग की टाइप्स कितनी हैं, फैक्टर्स कितने हैं, चेंजेस कहाँ कहाँ पे आती हैं, और उसके बाद हमने देखा कि क्लासिकल जो कंडीशनल लर्निंग है उसकी टाइप्स हमारे पास क्या है, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेट लर्निंग की हमने बात की थी, और हमने एंड किया मेजरमेंट के ऊपर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो लर्निंग एंड रिटेंशन था, तो रिटेंशन का जो पोर्शन है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।